गुड मॉर्निंग नाइन्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर बताएंगे और समझाएंगे। आपको इस वीडियो को देखकर इन प्रश्न उत्तरों को समझना है और अगर यदि आपकी कॉपी में ये प्रश्न उत्तर नोट नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में इन प्रश्न उत्तरों को नोट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो उत्तर क्या होगा? 1795 में राजतंत्र के समर्थक तथा असंतुष्ट गणतंत्रवादियों ने संगठित होकर कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया। कन्वेंशन की रक्षा का भार नेपोलियन पर डाला गया। इस समय से ही वह फ्रांस की राज्य क्रांति के मंच पर चमका। कन्वेंशन ने इससे प्रसन्न होकर उसे फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांतिकारी सेना की बागडोर अब उसके हाथ में आ गई और वह फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। हुआ क्या था, जो 1795 में राजतंत्र के समर्थक थे वो कैसे थे? असंतुष्ट थे और किससे? गणतंत्रवादियों ने संगठित होकर कन्वेंशन पर आक्रमण किया। अब राजतंत्र के जो समर्थक थे वो असंतुष्ट थे और गणतंत्रवादी थे, तो उन सब ने मिलकर कहाँ पर आक्रमण कर दिया? कन्वेंशन पर। और कन्वेंशन की रक्षा का भार यानी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर डाल दी गई? नेपोलियन पर। इस समय से ही वह फ्रांस की राज्य क्रांति के मंच पर चमका और उसने ये कार्य बहुत अच्छी तरह से किया और इससे उसका नाम विख्यात हो गया। कन्वेंशन ने इससे प्रसन्न होकर उसे फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। उसके काम को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और उसको सफलता भी मिली और उसकी ये सफलता से प्रसन्न होकर जो कन्वेंशन थे उन्होंने क्या किया? फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति नेपोलियन को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांतिकारी सेना की बागडोर अब उसके हाथ में आ गई और वह फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अब सारी शक्ति किसके हाथ आ गई? नेपोलियन की। और नेपोलियन ने इसका पूरा फ़ायदा उठाकर 1804 में अपने आप को फ्रांस का सम्राट ही घोषित कर दिया। उसके पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू हो गई। अब उसने अपने जितने भी पड़ोसी देश थे वहाँ पर यात्रा शुरू कर दी और उन देशों को वह जीतता गया। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी और जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ का साम्राज्य उसने पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया और उसकी पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली और अपने ही खानदान के लोगों में से उसने ये सत्ता उन लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानने लगा। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक प्रणाली भी उसी ने चलाई। तो इस प्रकार से नेपोलियन का क्या हुआ? उदय हुआ। अब आता है प्रश्न, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? तो साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया और इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय के बाद सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की जो पार्टी थी, संसदीय पार्टी थी, उसको जर्मन राजनीतिक व्यवस्था के नए ढांचे में ढालने का एक मौका उपलब्ध कराया था। जैसे ही वहाँ जर्मन की पराजय हुई और सम्राट ने अपना पद का त्याग कर दिया तो जो संसदीय पार्टी थी उसको मौका मिल गया कि राजनीतिक व्यवस्था को एक नए
सांचे में ढाला जाए। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया और साथ ही नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग, जर्मन संसद को क्या कहते हैं, राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, मतलब सबको मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। उसमें सभी औरतें और वयस्क नागरिक शामिल थे। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। इसकी एक वजह यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वार्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर अपमानजनक थी। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमानजनक बात के लिए भी वाइमर को जिम्मेदार ठहराया गया। राजनीतिक स्तर पर वाइमर एक नाजुक दौर से गुजर रहा था, जैसा कि यहाँ पर कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी दी है। वो 3 तथ्य कौन से थे? पहला था कि संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से ये गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। दूसरी बात क्या थी इसमें? इन कमियों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी और प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या थी कि अनुच्छेद 48 की वजह से राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने और नागरिकों के अधिकार रद्द करने के लिए अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। तीसरी बात क्या थी यहाँ पर? अपने छोटे जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा। उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही और इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, वाइमर जो गणराज्य था उसके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य वनस्पति प्रकारों का वर्णन। अब यहाँ पर वनस्पति के प्रकारों का वर्णन सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में वनस्पति के प्रकार कितने होते हैं। ये 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा का वार्षिक औसत कितना होता है, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक। ये वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक बढ़ते हैं। ये वन पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्वी भारत के अन्य भागों में पाए जाते हैं और इस प्रकार के वनों में महोगनी, आबनूस और कपूरा जैसे अनेक वृक्ष पाए जाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। दूसरा क्या आएगा यहाँ पर प्रकार? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा का औसत कितना होता है, 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों में 2 उपवर्ग होते हैं, एक तो होता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। प्रथम वर्ग के वनों का विस्तार उत्तर में हिमालय की तराई व भावर प्रदेश, प्रायद्वीपी के उत्तर पूर्वी भागों तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों में पाया जाता है। सागौन इन वृक्षों का महत्वपूर्ण वृक्ष भी है। तो कितने उपवर्ग है इसमें? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन है। क्यों? क्योंकि शुष्क पर्णपाती वनों के प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि में विस्तृत यानी फैले हुए हैं। साल इन वनों का सर्वाधिक लाभदायक और महत्वपूर्ण वृक्ष है और इन्हें पर्णपाती, शुष्क और आर्द्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु में 6 से लेकर 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और प्रत्येक जाति के वृक्षों के पतझड़ का समय अलग अलग होता है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ। इस प्रकार के वन भारत के उन भागों में उगते हैं जहाँ वर्षा का वार्षिक औसत कितना होता है, 75 सेंटीमीटर। देखो पहले वाले में देखा हमने 200 सेंटीमीटर से अधिक,
जो दूसरे वन थे वो थे 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, और अब ये क्या आएंगे कटीले वन और झाड़ियों में वर्षा कितनी है यहाँ पर, औसत 75 सेंटीमीटर से कम। ये वन प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण में सौराष्ट्र से लेकर उत्तर में पंजाब के मैदान तक फैले हैं। पूर्व में ये वन उत्तरी मध्य प्रदेश, प्रमुख रूप से मालवा का पठार, हम भी मालवा क्षेत्र में ही आते हैं, तो हमारे वहाँ भी इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार पर फैले हैं। कीकर, बबूल, बेर, खजूर, रामबास, नागफनी, खजेड़ा, ये वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये वन उपयोगी नहीं है, केवल खजूर ही उपयोगी है। फिर आते हैं पर्वतीय वन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पर्वतीय वन क्या है। हिमालयी क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के कारण अन्य भागों की तुलना में यह वनस्पति में अधिक अंतर पाया जाता है। फिर ये 100 मीटर से ऊंचाई पर यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा पूर्वी हिमालय में ओक, चेस्टनट, पश्चिमी हिमालय में चीड़ तथा 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस कम घने रूप में मिलते हैं, और कम ऊंचाई वाले भागों में साल मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं और इसका तापमान कम होता है। वर्षा यहाँ पर होती है 100 सेंटीमीटर से भी कम। इसके अलावा जंगली जैतून, कठोर बबूल, कठोर सवाना, घास के साथ ओक और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई कितनी है 3000 से 4000 मीटर। अल्पाइन वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। ये हो गए पर्वतीय वन। अब आता है मैंग्रोव या ज्वारीय वन। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है वहाँ ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में ताड़, नारियल, मैंग्रोव, नीपा, फोनेक्स, केजुराइना आदि वृक्ष की प्रधानता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन वनों में सागरीय जल भरा रहता है। इसके साथ साथ आने जाने के लिए नावों का प्रयोग किया जाता है। वनों में वृक्षों की छाल खारे जल के कारण नमकीन और कठोर हो जाती है। वृक्षों की लकड़ी का उपयोग नाव बनाने, नमकीन छाल का प्रयोग चमड़ा रंगने में किया जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। 5 प्रकार के वनों को आपको अच्छे से लिखना है और समझना है।